सैम, टॉम और जेरी तीनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं आपस में इक्वली। सैम ने फर्म को बिलोंग करने वाला एक लैंड जिसकी कीमत ₹5 लाख थी उसको बेच दिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स, और उसको ऐसा करने पर ₹50,000 का गेन भी हुआ ऑन द सेल ऑफ दिस लैंड। अब आपको ये बताना है बच्चों कि फर्म क्या डिसीजन लेगी इस गलती को सुधारने के लिए। ठीक है बच्चों, आपको इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सैम नीड टू रिटर्न ओनली ₹5 लाख टू द फर्म, यानी फर्म को केवल लैंड की कीमत जितना पैसा ही फर्म को लौटाना है। ये तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में कहा है कि सैम जो है वो 50,000 जो है फर्म को देगा, केवल जो प्रॉफिट हुआ था। तीसरा कि सैम को जो 50 रुपए ही देने हैं और वो इक्वली देने हैं केवल टॉम और जेरी को। और लास्ट ऑप्शन है कि जो सैम है उसे पूरे 5,50,000 रुपये लौटाने हैं फर्म को। तो बच्चों यहां मैं बता दूं कि ऑप्शन एक इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ लैंड का पैसा नहीं, उसे लैंड के साथ साथ प्रॉफिट का पैसा भी लौटाना होगा, दैट्स वाई। तो बी और सी अपना भी रॉन्ग हो गए, क्योंकि बी और सी में सिर्फ प्रॉफिट का पैसा लौटाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसे जो लैंड का कीमत है वो और साथ साथ उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो दोनों ही उसे लौटाने होंगे, 5,50,000। ठीक है बच्चों, और ये जो प्रॉफिट हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इस प्रॉफिट को हम जो है फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे एंड देन जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो सैम को लौटाना है दैट इज ₹5,50,000 बैक टू द फर्म। 5 लाख जिसमें लैंड की कीमत है और 50,000 वो प्रॉफिट जो से इस लैंड की सेल से हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि माइक और कैन जो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 4:3। कैन को पैसे की जरूरत थी तो उसने वो पैसा जो है फर्म से ही ले लिया। उसने लिया है ₹50,000 फ्रॉम द फर्म, और उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन लिया है वो है 10% पर एनम, यानी ये 10% पर एनम का इंटरेस्ट फर्म को देगा ऑन दिस लोन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, ये लोन जो है पार्टनर ने फर्म से लिया है, ना कि फर्म ने पार्टनर से। तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो फर्म के लिए इनकम है बच्चों। ठीक है, और वो इनकम होगी कितनी? अगर हम पूरे साल का इंटरेस्ट मान के निकाल रहे हैं तो 50,000 का 10% 5,000 होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताना कि इंटरेस्ट कितना है, आपको ये बताना है कि वो इंटरेस्ट कहाँ शो किया जाएगा। तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वो खर्चा नहीं, इनकम है। ठीक है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये फर्म के इनकम है, और ये इनकम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नेट प्रॉफिट जाता है केवल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बट ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि इन्होंने कहा है डेबिटेड टू पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, पहले बात तो एक्सपेंस ही नहीं है ये, तो फिर चार्ज और अप्रोप्रिएशन तो बात ही नहीं होती है। दैट्स वाई डेबिट साइड में तो आ ही नहीं सकता, ना ही पीनल अकाउंट के ना ही पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। और लास्ट में क्रेडिट टू पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक तो नेट प्रॉफिट किया क्रेडिट किया जाता है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर से लिया जाता है। उसके अलावा कोई और चीज़ पीनल प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट की ही नहीं जाती। तो क्रेडिट तो जरूर होगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ में, क्योंकि ये फर्म के लिए एक इनकम है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो है पीनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। बात कर ले बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो कैडिला लिमिटेड ने अलॉट किए हैं 2008% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है 100, और ये शेयर डिबेंचर्स उन्होंने अपने अंडरराइटर्स को अलॉट किए हैं उनके अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में। ठीक है बच्चों,
अब वो हमसे कह रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी पर्टिकुलर एंट्री बनाई जाएगी, ठीक है बच्चों, टू अलॉट डिबेंचर्स टू द अंडरराइटर्स। तो उन्होंने पहली एंट्री में लिखा है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, दूसरे में लिखा है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, तीसरे में लिखा है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, और चौथे में लिखा है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए और बी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर क्रेडिट हुआ करते हैं, ना कि डेबिट, ठीक है बच्चों। बाकी अंडरराइटिंग कमीशन भी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो जब बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, ना कि क्रेडिट। तो दैट्स वाई ये तो पूरी तरह से इसलिए गलत है। यहाँ पे डिबेंचर आपका डेबिट हो रहा है, तो डिबेंचर जब इशू किया है तो डेबिट नहीं होता, दैट्स वाई गलत है। ऑप्शन सी में आप इसलिए इसको गलत कह सकते हैं क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट हुआ करता है जब वो बढ़ता है, ना कि क्रेडिट, दैट्स वाई ये भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और वैसे भी यहाँ तो डिबेंचर्स का कहीं नाम ही नहीं आ रहा और डिबेंचर इशू हो रहे हैं, समझ जाइए बच्चों। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जब आप अंडरराइटर्स को डिबेंचर इशू करते हैं फॉर द अंडरराइटिंग कमीशन तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इन चारों एंट्री में डिबेंचर्स जो है एक ही जगह क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, इससे ही समझ सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात ये कि जब अंडरराइटर्स को और डिबेंचर्स देंगे तो अंडरराइटर डेबिट हो जाएंगे एज पर ट्रेडिशनल रूल, बिकॉज दे आर द रिसीवर्स, और रिसीवर डेबिट हुआ करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है बच्चों। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिबेंचर्स के बारे में करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन बिल्कुल नहीं होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, दैट्स वाई। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स की तरह होते हैं। तो सही ऑप्शन तो हमने ढूंढ लिया, बट स्टिल सी और डी ऑप्शन पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि वो गलत क्यों है। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट, जबकि डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट, दैट्स वाई ये पॉइंट रॉन्ग हो गया। चौथे पॉइंट में कहा है इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं कि अगर डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए जाते हैं तो उनमें इंटरेस्ट दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि ये कह रहे हैं इंटरेस्ट पे किया जाता है जबकि हकीकत में नहीं पे किया जाता, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है ये क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ है। तो असर्शन कुछ ये है कि अंडर सेक्शन 62(1)(b of the Companies Act 2013, a company may offer share to its employees under a scheme of employee stock option, which means that the company, which means the right option या right is given to the whole-time directors, officers, or permanent employees of a company to purchase or subscribe the securities offered by the company at a future date at a predetermined price which is lower than the market price। तो इस पूरे स्टेटमेंट को मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं कि कंपनी के इस पर्टिकुलर सेक्शन के द्वारा कंपनी जो है अपने शेयर्स जो है एम्प्लॉयज़ को दे सकती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, जिसके अकॉर्डिंग इनको ये राइट दिया जाता है। और ये राइट किनको दिया जाता है? उनके होल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को या परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, कि वो शेयर्स को परचेज या सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर डेट पर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो कि मार्केट प्राइस से लोअर रहता है। तो ये तो है असर्शन बच्चों, और ये मैं बता दूं ये असर्शन बिल्कुल सही है। कंपनी के सेक्शन 62 में ये चीज़ कही गई है और एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दिया जाता है, ये राइट दिया जाता है कि वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर डेट पे, और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे किया जाता है जो कि नॉर्मली मार्केट प्राइस से लोअर ही रहा जाता है।
या रहता है, हम कह सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे रीज़न दिया है, द कंपनी नीड नॉट पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। तो उन्होंने कहा है कि कंपनी के लिए इसके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करना होता है। यहाँ पर रीज़न जो है बच्चों वो सही नहीं है, इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा रीजन जो है गलत है, बट असर्शन इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में तो ए का है दोनों करेक्ट हैं, बी में भी कहा है दोनों करेक्ट है, सी में ए को इनकरेक्ट का है और आर को करेक्ट का है। ठीक है बच्चों, तो दोनों भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दोनों करेक्ट हैं और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीज़न है ये बताया गया है। यहाँ कहा है कि दोनों करेक्ट तो हैं मगर रीज़न जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये बताया गया है। इसमें कहा है कि असर्शन इनकरेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, और इसमें कहा है असर्शन करेक्ट है बट रीज़न इनकरेक्ट है। तो फिलहाल हम जानते हैं द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असर्शन करेक्ट है बट द रीज़न इज इनकरेक्ट। क्लियर बच्चों? नील, नितिन और नितेश जो है तीनों पार्टनर हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में इक्वली शेयर क्या करते हैं। नील जो है फर्म से रिटायर हो गया और उसके रिटायरमेंट पर उसको जो पैसा दिया जाएगा यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है उसके बारे में कि जब वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उसका जो फाइनल अमाउंट ड्यू निकल कर आएगा वो उसको अगर तुरंत नहीं पे किया जाता तो उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, या ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नील। ठीक है बच्चों, तो तीन पार्टनर हैं, नील, नितिन और नितेश, और यहाँ पर ये बताया कि नील जो है वो रिटायर हो चुका है फर्म से और उसका हमें फाइनल अमाउंट जो ड्यू निकल कर आया है, अगर उसके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका फाइनल बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, उन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहले ऑप्शन में कहा है कि उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, दूसरे में कहा है कि कैपिटल अकाउंट में रहने दो क्योंकि कैपिटल अकाउंट में था ही पहले से, तीसरे ऑप्शन में कहा है कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और चौथे ऑप्शन में कहा है कि पे कर दो। तो बच्चों ना ही करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ना ही कैपिटल अकाउंट में, और ना ही तुरंत पे करते हैं। हम उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये लोन अकाउंट जो बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, यानी कि नई फर्म जो होगी बचे हुए पार्टनर्स की, उसकी लायबिलिटी साइड में शो करा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। स्टेला ग्रेश और कैरोल जो है वो तीनों पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर करती हैं इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है बच्चों, अब कैरोल को ये गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। यानी एक तरह से जो कैरोल को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो डिविजनल प्रॉफिट है, वो 15,000 होना चाहिए कैरोल के हिस्से का। ये उसको गारंटी दी गई है और ये गारंटी उसे दी गई है बाय ग्रेस। तो फर्म के द्वारा नहीं दी गई है गारंटी, ये गारंटी उसको ग्रेस के द्वारा दी गई है कि अगर कुछ भी अमाउंट कम पड़ता है तो वो पैसा ग्रेस से लिया जाएगा। अब फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 जो कि है ₹60,000। आपको बताना है कि अगर कोई डिफिशिएंसी हुई है तो वो ग्रेस से ली जाएगी। अब ऐसा करने पे ग्रेस को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे ये बताना है, और कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करेंगे ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो आइए पता कर लेते हैं पहले की डेफिशिएंसी हुई भी है नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप इस 60,000 में सबसे पहले कैरोल का हिस्सा निकालिए जो कि 1/6 है, आएगा 10,000। ठीक है बच्चों, जबकि उसको गारंटी दी गई थी कितनी बच्चों, 15,000 की। तो डेफिशिएंसी तो आ रही है बच्चों, 15,000 में से इस 10,000 को कम कर दीजिए, ये आ जाएगा 5,000। यानी डेफिशिएंसी 5,000 है जो कि अब अकेले ग्रेस को मीट करनी पड़ेगी। इसके लिए ग्रेस जो है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹5,000। तो जो हमें ऑप्शंस गिवन है बच्चों, इनमें हमें ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ लिखा हुआ नजर आ रहा है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, कि ग्रेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर आप डेबिट लिख दीजिए
बाय ₹5,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों।